नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि आप सभी लोग फल व सब्जियां उगाते आए हैं अपने खेतों में, परंतु अब समय आ चुका है वर्षा काल का। वर्षा काल में आप अपने खेतों के अलावा अपने बाड़े में भी कुछ विशेष फल सब्जियां उगाते हैं, जो आपको पोषण तो देता ही है, साथ में आपको अतिरिक्त आय प्रदान करता है। ऐसी ही कुछ फल सब्जियां जो वर्षा काल में उगाई जाती हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए, आज का यह कार्यक्रम उसी पर आधारित है। परंतु जाने से पहले हम आपको ये कार्यक्रम कैसे शुरुआत करते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, करते हैं मंडी भाव से व खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। संकर बीजों के दाम 10% घटेंगे, समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकेगा अनाज, धान पौध उखाड़ते समय सावधानी, हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव, गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन। केंद्र सरकार की अपील पर बीज कंपनियों ने हाइब्रिड बीजों की कीमतों में 10% कटौती का फैसला किया है। 19 जून से किसानों को अंकित मूल्य से 10% कम मूल्य पर हाइब्रिड बीज मिलेंगे। ज़्यादातर सब्जियों, खाद्यान्न और धान में हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल होता है। अलबत्ता कपास के बीजों की कीमत में कोई कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि यह पहले ही नियंत्रण के दायरे में है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में बीजों का मूल्य स्वैच्छिक रूप से घटाने का फैसला किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में बीज उद्योग को हाइब्रिड बीजों की कीमतों में कमी करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामीनाथन आयोग की कई सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब फसलों के समर्थन मूल्य से कम पर किसी भी उत्पाद की बिक्री को अपराध माना जाएगा। मध्य प्रदेश के समर्थन मूल्य से नीचे कृषि उत्पाद का व्यापार करना अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कृषि उत्पादों की कम कीमतों से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए के कोष की भी घोषणा की गई है। तत्काल गठित होने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। धान की पौध उखाड़ने से एक दिन पहले पौधशाला में पानी भर दें और हल्का पानी भरा रहने दें। 2-3 पौधों को ज़मीन की सतह के पास से पकड़कर एक साथ उखाड़ना चाहिए। ऐसा करने से पौधे की जड़ें नहीं टूटती और पौधे ठीक से ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। उखाड़ी गई पौधों की जड़ों को साफ पानी में धुलाई कर लें तथा स्वस्थ पौधों के छोटे छोटे बंडल बना लें और बंडल को पानी में या किसी छायादार स्थान पर रखें। पौध उखाड़ते समय खरपतवार के पौधों को छांट कर बाहर निकालें। इस प्रकार से धान की रोपाई करने पर भरपूर उत्पादन पाया जा सकता है। हरी खाद के लिए सही फसलों का चुनाव आवश्यक है। दानेदार फलीदार पौधे मटर, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि, बिना दाने वाले फलीदार पौधे या चारे वाली फलीदार पौधे सनई, ढेंचा, स्टाइलो, सेंजी आदि का चुनाव कर सकते हैं। गैर फलीदार पौधे मकई, ज्वार, भांग इत्यादि भी हरी खाद के लिए उपयुक्त है। हरी खाद के लिए मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, ढेंचा, सनई की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इससे दाना 6 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है तथा अगली फसल को डंठल सड़ने से पोषक तत्व भी मिलता है। ढेंचा की मुख्य किस्में सस्बेनिया, इजिप्टिका, एस रोस्ट्रेटा तथा एस एक्वेलेटा अपने त्वरित खनिजकरण पैटर्न, उच्च नाइट्रोजन मात्रा तथा अल्प अनुपात के कारण बाद में बोई गई मुख्य फसल की उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सक्षम है। गर्मी के दिनों में पशु को दाने के रूप में प्रोटीन की मात्रा 18% तक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशु को खिलानी चाहिए। यह मात्रा अधिक होने पर अतिरिक्त प्रोटीन पशु के पसीने व मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। पशु को कैल्शियम की पूर्ति के लिए लाइमस्टोन, चूना पत्थर की मात्रा भी कैल्शियम के रूप में देनी चाहिए, जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन सामान्य रहता है। पशुशाला में पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए तथा पशु को दूध दूहने के तुरंत बाद पानी पिलाना चाहिए। गर्मी के दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा पानी की मांग बढ़ जाती है, जो कि शरीर द्वारा निकलने वाले पसीने के कारण या ग्रंथियों द्वारा पानी के हरास के कारण होता है। इसलिए पशु को आवश्यकता अनुसार पानी पिलाना चाहिए। पशुशाला के यदि पशु संख्या अधिक हो तो पानी की कम से कम 2 जगह व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पशु को पानी पीने में असुविधा ना हो। सामान्यतः पशु को 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता प्रति घंटे होती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आइए सबसे पहले जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 3,700 रुपये, वही अधिकतम भी 3,700 रुपये। अशोकनगर में न्यूनतम 3,165 रुपये, अधिकतम 3,261 रुपये। भिंड में न्यूनतम 3,420 रुपये, अधिकतम 3,460 रुपये। छतरपुर में न्यूनतम 3,000 रुपये, अधिकतम 3,100 रुपये। आइए अब जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बड़वाह में न्यूनतम 1,305 रुपये, अधिकतम 1,325 रुपये। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,325 रुपये, अधिकतम 1,434 रुपये। मुल्ताई में न्यूनतम 1,425 रुपये, वही अधिकतम भी 1,425 रुपये। पिपरिया में न्यूनतम 1,200 रुपये, वही अधिकतम 1,260 रुपये। आइए अब जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 3,183 रुपये, अधिकतम 3,360 रुपये। बैतूल में न्यूनतम 3,150 रुपये, वही अधिकतम भी 3,150 रुपये। बिछिया में न्यूनतम 3,950 रुपये, वही अधिकतम भी 3,950 रुपये। सिवनी में न्यूनतम 3,140 रुपये, वही अधिकतम 3,951 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, वर्षा काल में यद्यपि आपको सिंचाई की चिंता तो नहीं करनी पड़ती अपने खेतों में, ये बात सच है ना किसान भाइयों, परंतु जल भराव के कारण कुछ कीट व रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं आपके खेतों में। उसकी चिंता तो आपको करनी ही पड़ेगी। और इन रोगों से व इन कीटों से कैसे बचाव किया जाए, हाँ, आज का विषय है जल भराव के कारण जो कीट व रोग पैदा हो जाते हैं हमारे खेतों में, उनका बचाव कैसे किया जाए, फल सब्जियों का उनको रोगों से कैसे मुक्त किया जाए, कैसे समसामयिक कार्य इस वर्षा काल में किया जाए, जानते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी से। जैसे हम जानते हैं कोई भी फसल हम देखें, चाहे वो धान्य की फसल हो या धान्य फसल हो, वर्षा काल जितना अच्छा सुहाना मौसम होता है लेकिन फसलों में रोग बीमारी और कीड़े लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस समय यदि हम कुछ ध्यान रखें फसलों में,
जैसे हम बात करते हैं कि जो भी फसल हम लगाएं वो उठी हुई बेड पे लगाएं, उसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की व्यवस्था रखें ताकि जिस समय बारिश ना हो सिंचाई उससे कर सकें। उनको पौधों को बांस बल्ली के सहारे, तार के सहारे थोड़ा ऊपर बांध के रखें ताकि फसल की जो बेल है वो ज़मीन में टच ना करे। और मिट्टी में हमें ये ध्यान रखना है, यदि जैविक तरीके से प्रयोग करना है तो आज के समय बाज़ार में नीम खली बहुतायत में उपलब्ध है और सरकार भी आप देख रहे हैं कि यूरिया को नीम कोटेड करके दे रही है। तो नीम से फ़ायदा क्या होता है, इसमें एक तो फफूंद रोगी गुण होता है, साथ ही ये कई प्रकार के नेमेटोड और इनके लिए भी असरकारक होती है मिट्टी में जो पाए जाते हैं। तो हमें जब बेड बनाना है तो उसमें बेड बनाते समय नीम खली का प्रयोग करना है। और यदि हम जैविक फफूंदनाशी की बात करें तो बाज़ार में ट्राइकोडर्मा आसानी से उपलब्ध है। इस 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को लेके हम 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के 10-15 दिन के लिए डालें, उसको 3-4 दिन पलटते रहें तो वो 1 किलो का जो हमारा जीवाणु है वो बढ़ के 50 किलो का हो जाएगा। उसको जो हम खेत की में डालेंगे आखिरी जुताई के समय, तो जितनी फफूंदनाशक बीमारियां जो बारिश के मौसम में लग सकती हैं, चाहे वो डैम्पिंग ऑफ हो, फ्यूजेरियम बिल्ट हो या दूसरी जो समस्याएं आती हैं, उसको हम अच्छे तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह कई प्रकार के आज के समय में फफूंदनाशी आ चुके हैं बाज़ार में, जैसे बिवेरिया बेसियाना है, लास्ट्रा है या नीम तेल है। नीम तेल का हम समय समय पर छिड़काव करते रहें जब भी बारिश का मौसम खुला रहे। तो जितने रस चूसक कीड़े हैं हमारे, चाहे वो वाइट फ्लाई हो या थ्रिप्स हो, जैसेट्स हो, एफिड हो, जो रस चूस के हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हम नीम तेल का 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो ये हमारी फसलों में आने वाले कीड़ों से तो रक्षा करेगा ही, और इनके द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी से हम जानते हैं कि आगे चल के येलो मोजेक रोग फैलाता है। ये चाहे हमारी सोयाबीन की फसल हो, चाहे हमारी मूंग की फसल हो या हमारे सब्जियों की फसल हो, जैसे कि हम जानते हैं मिर्च है, मिर्च में चूड़ा मुड़ा का रोग लगता है जो थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। तो यदि हम 15-15 दिन के अंतराल पर नीम तेल का स्प्रे करते रहेंगे तो हम इन आने वाली रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, बाज़ार में कई तरह के स्टिकी टेप भी आते हैं जो पीले और नीले रंग के होते हैं। यदि हम देखते हैं कि पीले रंग के टेप को हम लगा देते हैं और नीले रंग के टेप को स्टिकी टेप को हम लगाते हैं खेत में, तो रस चूसक कीड़े जितने होते हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे जैसेड हो, एफिड हो, ये उसमें चिपक जाते हैं। जो पीले कलर का रंग होता है उसकी ओर सफ़ेद मक्खी ज़्यादा आकर्षित होती है, तो पीले कलर के स्टिकी टेप में सफ़ेद मक्खी चिपक जाएगी। इसी तरह नीले कलर की ओर थ्रिप्स और मकड़ी का ज़्यादा आकर्षण होता है, तो नीले कलर का स्टिकी टेप हम लगाएंगे तो उसमें मकड़ी और थ्रिप्स आके चिपक जाएंगे। तो इससे हमें संख्या देखने को मिलेगी कि हमने जो टेप लगाए उनमें कितनी मात्रा में कीड़े चिपक रहे हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में कीड़े चिपक रहे हैं तो फिर हमें दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत है, वरना कुछ तो वही स्टिकी टेप हमारा काम करेगा कि स्टिकी टेप में कीड़े चिपक जाएंगे तो दवा हमें नहीं डालनी पड़ेगी। इसी तरह यदि हमारे पास पॉली हाउस है, उसके पाइप में हम ऊपर साइड पीला रंग कर दें और नीचे नीला रंग पोत दें, उस पर ग्रीस लगा दें। किसान भाइयों के पास ग्रीस आसानी से उपलब्ध होता है, तो उस पाइप के ऊपर यदि ग्रीस लगा देंगे तो जो जितने रस चूसक कीड़े हैं वो उस पर चिपक के मर जाएंगे। तो जो आने वाले समय में दवाई का खर्चा भी बचेगा हमारा और लागत भी कम होगी उस हिसाब से। और इसी तरह हम देखें, यदि टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है या भिंडी की फसल है, इसमें फली विदक कीड़े का बहुत प्रयोग होता है। तो इसके लिए क्या करें कि एक टी आकार की खूंटी खेत में गाड़ें। उससे फ़ायदा क्या होता है, यदि 10 खूंटी भी हमने 1 एकड़ में गाड़ दी तो उस पर आगे चिड़िया बैठती है, और जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है या स्पोडोरा लिटोरा है, इनकी जो इल्ली होती है वो हम जानते हैं कि एक बार जो तितली होती है वो 50 अंडे तक देती है। तो यदि हमने वो चिड़िया को बैठने के लिए जगह कर दी तो वो इनको खा जाएगी अंडों को, तो इनसे आने वाली इल्लियाँ नहीं निकल पाएंगी। इसी तरह फेरोमोन ट्रैप आते हैं बाज़ार में अलग अलग तरह के, और फेरोमोन ट्रैप के अंदर चाहे अलग अलग स्पीसीज़ का लेयर लगा सकते हैं हम, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का है, स्पोडोरा लिट्यूरा का है। तो उससे क्या होता है कि मादा की गंध आने से नर कीड़ा उसकी ओर आकर्षित होता है। तो यदि हमने एक नर तितली को उसमें रोक लिया तो उसकी प्रजनन की क्रिया रुक जाएगी। एक तितली को रोकने से, एक तितली एक बार में 50 अंडे देती है, यदि हमने प्रजनन की क्रिया रोक दी तो आने वाले समय में जितने फल छेदक कीड़े हैं उनका हम आक्रमण रोक सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, जब रात्रि के जो कीड़े होते हैं वो जब फसल पे हमारी आक्रमण करते हैं तो रात के समय में हम बल्ब जला के नीचे केरोसिन का तेल इकट्ठा करके रखें एक बॉक्स में, तो प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले कीड़े आके उसमें पानी में गिरेंगे। और ये सब साधन यदि हम अपनाएंगे तो दवाइयों पे जो प्रयोग करने में हमारा पैसा खर्च हो रहा है उस पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम होगी। तो जैसे मैंने बताया आपको, नीम तेल का स्प्रे हमें 15-15 दिन के अंतराल पे करते रहना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करना है। उसी तरह एक आता है HPV
NPV आता है, निकलो पॉलीहाइड्रेट वायरस, वो भी फल छेदक की इल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। यदि इन समन्वित हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो हमारे बाजार से जो रासायनिक कीटनाशक हैं उन पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और यदि देखते हैं कि जब ज़्यादा समस्या आ रही है तभी हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना है। लेकिन कीटनाशकों के प्रयोग में भी ध्यान क्या रखना है, जैसे बारिश का मौसम है, जब मौसम खुला हो तभी स्प्रे करना है। और यदि आपको बाज़ार में चिपकने वाला पदार्थ यदि बाज़ार से नहीं लाना है तो घर में अपनी साबुन को थोड़ा सा घोल के चिकना उसका सॉल्यूशन बना के उसको दवाई में मिला सकते हैं, ताकि पत्तियों के ऊपर वो कीटनाशक अच्छे से चिपक जाए और उसका प्रभाव अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जितने कीटनाशक हम बाज़ार से लाते हैं उनकी लागत अधिक पड़ती है। तो कोशिश करें कि शुरुआत में हमें यदि एक टमाटर के फल में छेद दिख रहा है तो तुरंत उसको निकाल के पौधे को अलग करें और उसको फल को ज़मीन में गड्ढा करके दबा दें, ताकि अधिक पौधों में ये संक्रमण ना होने पाए। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से पौध संरक्षण कर सकते हैं और अपनी लागत भी कम कर सकते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सोयाबीन जो कि एक दलहनी फसल के साथ साथ तिलहन के रूप में ज़्यादा जानी जाती है, सोयाबीन के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि मानव आहार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्यों न इसकी उन्नत खेती के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जैन जी से। आइए देखते हैं और सुनते हैं सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करें। उचित क्वालिटी का बीज हमको सबसे पहले संग्रहित करके रख लेना चाहिए। इसके पश्चात बीज जो हमने जो भी संग्रहित किया है उसकी अंकुरण क्षमता ज्ञात कर लें। अंकुरण क्षमता ज्ञात करना इसलिए आवश्यक है कि जो बीज हमने बोया है वो उचित मात्रा में पौध संख्या देगा या नहीं देगा। अगर पौध संख्या कम रह गई तो हमको उत्पादन बराबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एक क्यारी बना लें आप उसको छायादार स्थान पे, और करीबन 400 बीज 10-10 लाइन की 40-40 बीज क्यारी में डाल दें। ऐसे 400 दानों को गिन के डाल दें और इनको सिलेक्ट नहीं करें, केवल इनको रैंडमली इनको सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद 5वें 6वें दिन, चाहे धान का बीज है तो 7वें 8वें दिन, और सोयाबीन, मूंग, उड़द, राहर का बीज है तो 5वें 6वें दिन इसकी गिनती कर लें। और अगर 400 बीज में से अगर 300-350 बीज निकलते तो इसका अंकुरण प्रतिशत आप ज्ञात कर लें। सोयाबीन के लिए कम से कम अंकुरण प्रतिशत 70% है। 70% से अगर कम अंकुरण प्रतिशत है तो ऐसे बीज को या तो इस्तेमाल ना करें
और अगर यदि आपको इस्तेमाल करना ही है तो आप बीज दर को उसी अनुपात में बढ़ा दें। और इसके पश्चात आदान होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र में DAP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, यूरिया है, पोटाश है, इन सबको समुचित मात्रा में अपने एरिया जितना भी आपका रकबा है उसके हिसाब से क्वांटिटी आप निकाल लें एवं उसको संग्रहित करके रख लें। इसके अलावा अभी जैविक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते करते हमारी मृदा की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाहे वो फर्टिलाइज़र हों, चाहे वो रासायनिक पदार्थ हों, हर्बिसाइड हों, चाहे पेस्टिसाइड हों, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होना चाहिए कि हम प्राकृतिक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए आप अपने गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोबर की खाद अगर अपने खेत पर ही बनाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। और गोबर की खाद के अलावा आप केंचुआ खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एक भूमि की एक तो उर्वरक क्षमता में वृद्धि करती हैं, साथ में मृदा की जो जल धारण क्षमता है, मृदा का तापमान है, मृदा के पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है, इसको बढ़ाती है। और साथ में मृदा जो होती है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी संख्या में भी बराबर मात्रा में वृद्धि करती है, तो मृदा जो है बहुत समय तक जीवित रहती है। मृदा में अगर सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म मात्रिक जो होते हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर कम हो गए तो मृदा धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। इसके अलावा सोयाबीन की खेती के संदर्भ में अगर हम चर्चा करना चाहें तो सोयाबीन की आप उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें। सोयाबीन की उन्नत किस्में जैसे 2029, JS 2034, JS 2069 आजकल आ गई हैं, जो कि येलो मोज़ेक के प्रति सहिष्णु के प्रति रेजिस्टेंट हैं। इन किस्मों में येलो मोज़ेक का वायरस का अटैक बहुत कम होता है। इसके अलावा RVS 2001-4 भी बड़ी अच्छी किस्म है। इन किस्मों में येलो मोज़ेक का प्रभाव बहुत कम होता है, एवं मौसम की जो प्रतिकूलताएं हैं ये भी इसको कम प्रभावित करती हैं एवं अच्छा उत्पादन मिलता है। तो सबसे पहले आप खेत की तैयारी करें, अच्छी तरह से जुताई कर लें, बखरनी कर लें, और इसके ये सब बारिश के पूर्व की तैयारियां हैं। और बारिश के जैसे ही आपको करीबन 100 मिलीमीटर की वर्षा मिलती है तो इसके बाद तुरंत आप, जैसे ही मौका मिलता है 1 या 2 दिन का बतर आने पर, तुरंत आप बोनी कर दें। बोनी जो है आजकल कई प्रकार की नई विधियां आ गई हैं। छटक के बोनी बिल्कुल ना करें, सीड ड्रिल से ही बोनी करें, और 1 एकड़ में 25 से 28 किलोग्राम बीज दर का ही प्रयोग करें। एवं रिज फरो सीड ड्रिल एक नई किस्म है, नई सीड ड्रिल है, इसका प्रयोग अवश्य करें। और आपका जो नॉर्मल सीड ड्रिल है इसी को ही आपको रिज फरो सीड ड्रिल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो थोड़ी हल्की भूमि है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर बेड प्लांटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और इसमें अगर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी उचित रखेंगे तो सोयाबीन का और भी खरीफ की फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में हमको मिलेगा। इसके पश्चात बीज का उपचार आप अवश्य करें। बीज का उपचार आप फफूंदनाशी से, इसके पश्चात कीटनाशी से, और इसके पश्चात कल्चरों का उपयोग जरूर करें। कल्चरों में आता है राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर। राइजोबियम कल्चर, जैसा कि हमको मालूम है कि सोयाबीन की जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। तो अगर हम राइजोबियम कल्चर से उसको उपचारित करेंगे बीज को, तो इन जड़ ग्रंथियों में दुगनी तिगनी वृद्धि हो जाएगी। और ये समझिए देशी यूरिया की फैक्ट्री हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोख लेती हैं एवं पौधों को ये यूरिया प्रदान करती हैं, और पौधा हरा भरा होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और जब जड़ें मजबूत होंगी तो तना मजबूत होगा, उसमें शाखाएं ज़्यादा आएंगी, शाखाएं ज़्यादा आएंगी तो उसमें फूल ज़्यादा आएंगे, फल ज़्यादा आएंगे। इसके पश्चात PSB कल्चर का इस्तेमाल करें, जो कि पौधों को फास्फोरस प्रदान करता है, जड़ों की वृद्धि अच्छी करता है। तो जड़ों की वृद्धि ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के संपर्क में जड़ें आती हैं एवं फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। इसके पश्चात आप ट्राइकोडर्मा कल्चर, चूँकि बारिश के दिनों में फफूंद का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो आप ट्राइकोडर्मा नामक कल्चर से इसको बीज उपचार जरूर करें। इसके अलावा आप मृदा का उपचार भी इन कल्चरों से कर सकते हैं। बीज के लिए आपको मात्र 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कल्चरों की आवश्यकता होगी। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके पत्रों का इंतज़ार करेंगे। आपको हमारे पत्राचार करने का पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा कार्यक्रम बार बार यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।